हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ इस सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वह है शिक्षा का कार्य। पिछले वीडियो में हमने इस पे चर्चा किया था, शिक्षा का कार्य, ठीक है। और इसी कार्य के अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक उठाया था वह था सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, विरासत का प्रसारण या इसी को ही हस्तांतरण भी कहा गया था, ठीक है ना, या कहा जाता है। आप लोगों का यही टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वाले वीडियो में संस्कृत क्या है, इसका अर्थ और उसकी परिभाषा और चीज़ें भी हमने उसमें जाना था। शिक्षा के अन्य और क्या क्या कार्य हैं, बालक के विकास में कैसे प्रभावित है, या बालक के विकास में किन किन प्रकार से शिक्षा का योगदान है, किन किन प्रकार से वह बालक के विकास में अपना सहयोग करता है। इन सभी बिंदुओं पे हमने पिछले के वीडियो में चर्चा किया है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज का हम लोगों का टॉपिक है शिक्षा के अंग। इसी टॉपिक के अंतर्गत अगला टॉपिक है शिक्षा के संस्कृत के अंग, यानी कि संस्कृत के कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले हमें संस्कृतियों को जानना है, ठीक है। संस्कृत के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया गया था, अब उसके अंगों को जानना है। तो यहाँ पे संस्कृत के अंग लिखे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, यानी कि बालक में कलात्मक अभिव्यक्तियाँ जो भी विकसित होती हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि कला है, जिसे आप क्वालिटी के रूप में जान सकते हो। किस रूप में जान सकते हो? क्वालिटी के रूप में जान सकते हो, ठीक है। यह भी संस्कृत के अंग के रूप में जाने जाते हैं। जैसे प्राचीन हमारी जो भी संस्कृतियां हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं कि कलात्मक अभिवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार से संबंधित रंग रूप, वेशभूषा, पहनावा, इन प्रकार के जो भी गुण हैं, जो भी कलात्मक गुण हैं, उनको कैसे अभिव्यक्त करना है, यह भी एक प्रकार के संस्कृत के अंग हैं। अगला है मनुष्य की भौतिक उन्नति करने वाली विभिन्न प्रकार की विधियां तथा वस्तुएं। भौतिक उन्नति की बात की जा रही है। किसकी उन्नति की बात की जा रही है? भौतिक उन्नति, यानी कि मानव प्राणी कहाँ पे निवास करता है? तो भौतिक परिवेश यानी कि भौतिक समाज में निवास करता है। भौतिक समाज में निवास करने के लिए उसकी भौतिक उन्नति होनी आवश्यक है। यानी कि मूलतः जो चीज़ें आपको पता है कि रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें भौतिक उन्नति की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से बालक आत्मनिर्भर बन सके, अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विधियों का ज्ञान आवश्यक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान की आवश्यकता है एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को या एक बालक को, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यह सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो संस्कृत के अंग के अंतर्गत ही आती हैं। अगला है यातायात और यात्रा के साधन, यानी कि जो भी यातायात की चीज़ें हैं और यात्रा करने के जो भी यातायात के साधन हैं, जैसे आप बस, ट्रेन, ठीक है, यह जितने भी साधन हैं, यह साधन भी हमारे संस्कृत का एक हिस्सा है, एक शाखा है, एक अंग है, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगला है सामान और सुविधाओं का आदान प्रदान, वाणिज्य आदि, यानी कि जो भी सामान का तात्पर्य यहाँ पे वस्तुओं से है। किससे है? वस्तुओं से है। उन वस्तुओं को क्या करना है? आदान प्रदान करना है और सुविधाओं का आदान प्रदान करना है। साथ ही साथ वाणिज्य जैसे, यानी कि कमर्शियल वर्क, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, लेन देन करना, यह सभी भी हमारे संस्कृत के हिस्से हैं, संस्कृत के अंग हैं, ठीक है। इन सभी प्रकार के गुणों से हम प्रभावित होते हैं और इन सभी प्रकार के तथ्यों का विकास करने का जो माध्यम है वह शिक्षा है, ठीक है। अगला जो है वह है संपत्ति और उसके रूप। संपत्ति का तात्पर्य यहाँ पे धन संपदा से है। किससे है?
धन संपदा से है, और वह धन संपदा कई रूपों में है। आप नाम सुने होंगे गाँव में कि अचल संपत्ति, चल संपत्ति, यानी कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से हमें साधन दिखाई देते हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि जैसे यातायात के साधन या किसानी के लिए जो भी अन्य प्रकार की साधनों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, यह चल संपत्ति के रूप में जाने जाते हैं। अन्य जैसे मान लीजिए कि आभूषण हो गए, खेती हो गई, ये सभी चीज़ें अचल संपत्ति के रूप में जानी जाती हैं। यह भी हमारे संस्कृति के एक हिस्से हैं। अगला है कार्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था आदि, यानी कि प्रत्येक मानव प्राणी कोई भी कार्य को करता है तो वह एक व्यवस्था के अंतर्गत करता है, और वह सभी कार्यों की व्यवस्थाएं का कोई ना कोई एक रूल होता है, एक परंपरा होती है, एक रीति रिवाज होती है, यानी कि वह भी संस्कृति के एक अंग के रूप में जाना जाता है। कोई भी परिवार किसी न किसी धर्म से प्रभावित है, किसी न किसी धर्म के अनुरूप अपनी परिवार की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करता है, यानी कि परिवार का जो संचालन है वह किसी न किसी धर्म, परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर संचालित है। अतः परिवार की जो व्यवस्था है वह भी क्या है, संस्कृति के अंग के रूप में या हिस्से के रूप में है। अगला है सामाजिक नियंत्रण और शासन की संस्थाएं। ठीक है, समाज पे नियंत्रण रखने के लिए जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जैसे आप लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय को देखते हो, है ना, प्रत्येक क्षेत्रों में एक पुलिस स्टेशन होता है ना, जिसे आप थाना कहते हो। इस प्रकार से कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो समाज में लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती हैं। उनके स्वभावों के आधार पर किए गए जो व्यवहार हैं, जो अमानवीय व्यवहार हैं, उन अमानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। यह भी हमारी संस्कृति के एक क्या है, हिस्सा है या एक अंग के रूप में है। विचारों के आदान प्रदान करने के रूप इंगित करना तथा भाषा, जैसे आपको पता है कि भाषा के अंतर्गत आपने जो भी प्राचीन भाषा के तहत संस्कृत, पाली भाषा, हिंदी, ये आप लोग भारतीय संस्कृति में आप लोगों को ये भाषाएं दिखने को मिलती है। जैसे साहित्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार जो हैं, वह विचारों का आदान प्रदान अपने अपने कल्चर के आधार पे, अपने अपने धर्म के आधार पे करते रहते हैं। ये सभी चीज़ें हमें दिखने को मिलता है। अगला है मनोरंजन और अभिरुचियाँ। सभी लोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों का साधनों का उपयोग करते हैं, अपनी अपनी रुचियों के अनुरूप मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं। वह साधन भी संस्कृति से क्या होती है, जुड़ी होती है। अतः विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन भी संस्कृति के अंग के रूप में है। अगला है धार्मिक एवं तांत्रिक विचार, यानी सीधे सीधे यहाँ पे धार्मिक विचारधाराओं से है। किससे? धार्मिक विचारधाराओं से है। अगला विज्ञान यानी कि साइंस। जो साइंस है यह भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से क्या है, संबंधित है, यानी कि संस्कृति का एक अंग है। अतः इस विज्ञान के माध्यम से हम अपने भौतिक परिवेश में अपने भौतिक जीवन को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं। ठीक है, और इनके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की नवीनता का खोज करते हैं और उस नवीनता के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। अतः विज्ञान भी संस्कृति का एक क्या है, अंग है या शाखा है। अगला धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, महाभारत, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपनिषद हैं, वेद हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की धार्मिक ग्रंथ हैं। मुस्लिम धर्म में आपने कुरान का नाम सुना होगा, और विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र से संबंधित भी ग्रंथ हैं। ये सभी ग्रंथ भी हमारे संस्कृति के हिस्से हैं और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी हमारे संस्कृति के अंग हैं और इन सभी संस्कृति के अंगों को हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, और उस अनुसरण के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। और ये सभी अनुसरण करने के लिए जिन माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वह माध्यम क्या है, शिक्षा है। अगर जो जितना ही हम शिक्षित होंगे, जितना ही हम बुद्धिमान होंगे, जितना ही हमारे अंदर ज्ञान होगा, उस ज्ञान के आधार पर जो भी वर्तमान परिवेश
के अनुरूप हमें जीने की शैली विकसित करेगा, वह किसके द्वारा संभव है? तो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे और आगे क्या है इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो अगला हम लोगों का जो पॉइंट है वह है शिक्षा और संस्कृति में संबंध। जो भी संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों को विकसित करने के लिए या पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में हस्तांतरित करने के लिए या उसका प्रसारण करने के लिए जो माध्यम के रूप में कार्य करता है वो क्या कार्य करता है? तो शिक्षा कार्य करती है। कौन सी कार्य करती है? शिक्षा। अतः शिक्षा और संस्कृति में क्या है? संबंध है। जब तक संबंध नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों का एक दूसरे पे कैसे प्रभाव है, दोनों का एक दूसरे से कैसे संबंध स्थापित होता है, इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें अगला है संस्कृति की निरंतरता में शिक्षा की भूमिका। यानी कि जो भी हमारे कल्चर हैं, जो भी हमने पूर्व से अपने अंदर विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज परंपराओं को विकसित किया है, परंपराओं को हमने विकसित किया है, उन रीति रिवाज परंपराओं को निरंतर यानी कि इस भौतिक परिवेश में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का जो कार्य है वो किसका है? शिक्षा का है। यानी कि शिक्षा की यह भूमिका है कि उस संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस रीति रिवाज परंपराओं को क्या करे? बनाए रखे, जिसके माध्यम से आने वाली जो भावी पीढ़ी है वह भी हमारे पूर्व की संस्कृतियों से परिचित हो सके। अतः इसमें आपने क्या देखा कि शिक्षा और संस्कृति में संबंध है। अतः शिक्षा की भूमिका क्या है कि हमारे पूर्व की चीज़ों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना, है ना। वही अगला है संस्कृति के हस्तांतरण में भी शिक्षा की भूमिका, यानी कि ट्रांसफर करने का कार्य भी किसका है? शिक्षा का है। यानी कि जो भी हमारी प्राचीन संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों को नए परिवेश में जानना, नए लोगों को नए जो भी मानव प्राणी हैं, जो भी जन्म ले रहे हैं, उनको पुरानी संस्कृतियों से परिचित कराने का भी कार्य किसका है? तो शिक्षा का है। ठीक है, उसी तरह से अगला है संस्कृति की परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज परिवर्तनशील है, लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। कुछ ऐसी भी कल्चर हैं हमारे, कुछ ऐसी भी रीति रिवाज परंपराएं हैं जो वर्तमान परिवेश में बाधा के रूप में कार्य कर रही हैं। तो उन संस्कृतियों में परिवर्तन लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की आवश्यकता है। जो लोग शिक्षित होंगे वही व्यक्ति उस प्रकार के कल्चर में परिवर्तन कर सकते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शिक्षा और संस्कृति में क्या है? संबंध है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में शिक्षा की भूमिका। व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में यानी कि व्यक्ति के अंदर जो भी कल्चरल डेवलपमेंट है, इनके विकास में भी शिक्षा की ही भूमिका है। यानी कि बालक में हम कह सकते हैं कि धर्म के अनुरूप जो भी वेशभूषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन, या जो भी हम कह सकते हैं कि नृत्य, संगीत या मनोरंजन के जो भी अन्य प्रकार हैं, अन्य रूप हैं, उनको कैसे हम अपने अंदर विकसित करें, इनको विकसित करने का कार्य एक व्यक्ति के अंदर किसका है? शिक्षा का है। ठीक है, उसके बाद से अगला है व्यक्तित्व के विकास में सहयोग। यानी कि बालक के समग्र विकास में, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में भी शिक्षा का क्या होता है? सहयोग होता है। और व्यक्तित्व का विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति दोनों मिलके बालक के व्यक्तित्व के विकास में क्या होते हैं? सहयोग करते हैं या सहायक होते हैं। अगला है शिक्षा में संस्कृति का समावेश। अब देखिए, जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इन शिक्षा व्यवस्था पे हमारा संस्कृति का प्रभाव है। यानी कि जो भी चीज़ें हम शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं वह सभी चीज़ें हमारे संस्कृति के अंतर्गत समाहित हैं। यानी कि हमारे संस्कृतियों में वो चीज़ें हैं। अब उन्हीं संस्कृति को हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं? शिक्षा के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी ठीक है, बालक के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उसी तरह से शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार के कल्चर बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज परंपराएं बनाए गए हैं, शिक्षा के माध्यम से जैसे बालक के चरित्र का विकास करना है,
तो चरित्र का जो फैक्टर है, जो पक्ष है, वह संस्कृत के ही अंतर्गत है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा में संस्कृत का समावेश है और उन्हीं संस्कृतियों को हम शिक्षा के माध्यम से बालक में विकसित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।